यहां टॉर्क भले ही नहीं जीरो होगा, टॉर्क भले ही जीरो नहीं हो रहा है, टॉर्क का इतना वैल्यू आपको मिल रहा है, मान लो x वैल्यू है टॉर्क का, ये मान लो x2 वैल्यू आपको मिल रहा है, टॉर्क का ये x3 वैल्यू आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ स्पीड जरूर जीरो हो जाएगा। यानी लोड बढ़ाते बढ़ाते हम इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि स्लिप बढ़ते बढ़ते 1 पे पहुंच गया, तो स्लिप 1 होने का मतलब ही है nr का जीरो हो जाना। ठीक है, यानी लोड को हम इतना ज्यादा बढ़ा दिए, इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि बढ़ते बढ़ते स्लिप इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्लिप बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 पे पहुंच गया, और स्लिप का 1 होना इसका मतलब ही है nr का जीरो होना। तो टॉर्क तो भले ही जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ स्पीड जरूर जीरो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसी पॉइंट को लिख लीजिए, इसी पॉइंट को लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाद एक नया पॉइंट लिख लीजिए। Here it is very much evident that beyond the point of maximum torque, beyond the point of maximum torque, beyond, here it is very much evident that beyond the point of maximum torque, यानी maximum torque के point के बाद, beyond the point of maximum torque, कॉमा दे दीजिए, any further increase in the motor load or mechanical load results in the decrease in the torque developed by the motor। ठीक है, यानी मैक्सिमम टॉर्क के वैल्यू के आगे जब स्लिप को हम लोग इंक्रीज करते हैं, और जाहिर है मैक्सिमम टॉर्क पे कंडीशन क्या है, तो इस स्लिप पे यानी S जब R2/X2 है, जाहिर है इस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, और इसके वैल्यू से ज्यादा अगर हम स्लिप को इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे टॉर्क डिक्रीज होते होते कम होते होते आपका आगे चलता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाइए। अगले पॉइंट में लिख लीजिए द रिजल्ट इज दैट, अब जाहिर है मोटर को स्पीड देने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, जैसे लीनियर मोशन है, ठीक है, इस ब्लॉक को ढकेल के ले जाना है आपको इस ओर। मान लो ये पॉइंट ए पे आपका ब्लॉक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें इस ब्लॉक को मूव कराना है, मोशन में रखना है। कौन रिस्पांसिबल होगा यहाँ पे लीनियर मोशन में मूवमेंट कराने के लिए? जाहिर है लीनियर मोशन में मूवमेंट कराने के लिए फोर्स रिस्पांसिबल है। ठीक है, लीनियर मोशन में फोर्स लगेगा तभी मूवमेंट होगा, उसी तरह सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगेगा तभी मूवमेंट होगा। ठीक है, ये अगर फोर्स लग रहा है तो जाहिर है F क्रॉस R जो आपका टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R। तो यहाँ टॉर्क रिस्पांसिबल है इधर आपका रोटेशनल मोशन कराने के लिए। तो जाहिर है टॉर्क अब कम हो रहा है, ठीक है, टॉर्क कम हो रहा है तो जाहिर है स्पीड कम हो रहा है, और होते होते एक समय इवेंचुअली स्पीड डाउन हो जाएगा, और इतना डाउन हो जाएगा कि आपका मोटर स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए द रिजल्ट इज दैट द मोटर स्लोज डाउन, मोटर स्लो होने लगता है, मोटर का स्पीड स्लो होने लगता है। ठीक है, द रिजल्ट इज दैट द मोटर स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। ठीक है, यानी टॉर्क कम हो रहा है तो जाहिर है टॉर्क ही तो घुमाता था आपके मोटर के रोटर को, टॉर्क ही कम होते जा रहा है इस वैल्यू के बाद से, मैक्सिमम के बाद से, यानी स्लिप की इस वैल्यू के बाद से स्लिप को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, टॉर्क डिक्रीज होता जा रहा है। किस रिलेशन से? तो हम लोग जान रहे हैं इस रिलेशन से, यानी स्लिप को इंक्रीज कर रहे हैं, टॉर्क डिक्रीज होता जा रहा है, और टॉर्क ही तो इसको रोटेट कराने के लिए रिस्पांसिबल था। टॉर्क ही कम हो रहा है तो जाहिर है स्पीड स्लो डाउन होते जाएगा, आपका मोटर स्लो होने लगेगा, और स्लो होते होते एक समय जब स्लिप की वैल्यू अपने मैक्सिमम पे होगी, यानी जब स्लिप की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू 1 पे पहुंच जाएगा, उस वक्त टॉर्क इतना कम हो चुका होगा कि आपका मोटर स्लो होते होते रुक जाएगा, वहां पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। ठीक है, अब जाहिर है ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा? आज इंजीनियर्स डे है ना, तो इंजीनियर की तरह सोच के बताइए यहां पे क्या होगा जब ये रुक जाएगा तब। ठीक है, इसको समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां स्पीड का जीरो होना, यहां स्पीड का जीरो होना
नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कब जीरो होता? जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, नो लोड की कंडीशन में, जब कोई लोड नहीं दी है आपके मोटर पे, जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तब जीरो है, या उतनी एनर्जी इसको दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई ही बंद कर दिए, तब रोटर स्पीड जीरो है। लेकिन यहां फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, जो आपके इक्वेशन में E2 आ रहा है, आपके इक्वेशन में, टॉर्क के इक्वेशन में जो E2 आता है, ये जो आपका टॉर्क का इक्वेशन है, यहाँ जो ऊपर का टर्म आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर यानी E2, जाहिर है किसकी वजह से? सप्लाई वोल्टेज की वजह से है। यानी फुल सप्लाई वोल्टेज जब दे रहे हैं, ठीक है, फुल सप्लाई वोल्टेज देने के बाद भी अगर जबरदस्ती, यहाँ देखो क्या किया जा रहा है, लोड बढ़ा के जबरदस्ती इसके स्पीड को जीरो किया जा रहा है, दैट इज नॉट द नेचुरल जीरो। नेचुरल जीरो कब होता? नेचुरल जीरो तब होगा जब जस्ट एनर्जाइज करके हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट एनर्जाइज करके जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टर्म आपका नेचुरल जीरो होता। इज दैट क्लियर? नो लोड पे, बिना कोई लोड दिए, जस्ट एनर्जाइज करके अब स्टार्ट करने वाले हैं, उस वक्त जो स्पीड है आपका नेचुरल जीरो यानी नॉर्मल जीरो स्पीड है। लेकिन ये फुल लोड, सॉरी नो लोड पे फुल आपका सप्लाई वोल्टेज दे के हमने इसको स्टार्ट किया, हमने रोटर को स्पीड गेन करने दिया, स्पीड गेन करते करते रोटर का स्पीड जब वेरी मच नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गया, ठीक है, तो ये सारा का सारा केस नॉर्मल था। ओके, तब यानी हमने नो लोड पे इसको स्टार्ट किया, ठीक है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, हमने स्पीड को गेन करने दिया, रोटर का स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होते होते जब रोटर का स्पीड वेरी मच नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गया, ये सारा केस नॉर्मल था, ठीक है। इसके बाद हमने लोड अप्लाई करना शुरू किया, लोड अप्लाई करते करते, लोड बढ़ाते बढ़ाते, लोड के वजह से जब इसके स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि ये जीरो स्पीड पे पहुंच गया, तो ये जबरदस्ती का किया हुआ चीज है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते, एक्सटर्नल फैक्टर को अप्लाई करके हमने इतना ज्यादा लोड दे दिया कि अब फुल वोल्टेज देने के बाद भी आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब फुल वोल्टेज देने के बाद, फुल स्टार्टिंग टॉर्क बनने के बाद भी, देखो फुल स्टार्टिंग टॉर्क यहां बन रहा है, इसीलिए जीरो नहीं है। फुल स्टार्टिंग टॉर्क बनने के बाद भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क अब इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके रोटर को रोटेट करा सके, यानी लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अब मशीन आपका घूम नहीं सकता है। तो जाहिर है ये कंडीशन कैसा कंडीशन है? ये नॉर्मल है क्या? ये कंडीशन नॉर्मल है क्या? ठीक है, तो जो कंडीशन नॉर्मल नहीं है, जाहिर है वो कंडीशन एबनॉर्मल है, यानी फॉल्टी कंडीशन है। तो फॉल्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉल्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यस, अर्चना का लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर डाउन हो जाएगा। यस, डेफिनेटली। तो पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के एबनॉर्मल सिचुएशन से बचने के लिए, इस तरह से फॉल्टी सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर्स को लगा के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ये यहाँ पे सर्किट ब्रेकर इस फॉल्ट को सेंस करके, रिले इस फॉल्ट को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर इसको ट्रिप कर देगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, इसको एबनॉर्मल सिचुएशन समझ के। इसी पॉइंट को लिख लीजिए अगले पॉइंट में। इन दिस केस व्हेन due to increase in the load, as the motor stops down, the circuit breaker will be tripped open। इसका टेक्निकल टर्म हम लोग ट्रिप यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है यानी ट्रिप्ड ओपन। if कॉमा देके लिखिए, if the circuit has been so protected, ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो ये हो गया एक्सट्रीम कंडीशन, ये हो गया एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना है, पहले भी आपको बता चुके हैं
कि नॉर्मल ऑपरेशन अगर हमें मोटर का कराना है तो नॉर्मल ऑपरेशन कहां कराना चाहते हैं हम लोग, यहां से यहां तक ही हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक ही हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन कराना चाहते हैं। यानी जब हमारा रोटर का स्पीड वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड रहे, उस केस में हमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का लीनियर कर्व मिल रहा है, और इसी लीनियर कर्व के चलते किसी भी मोटर का नॉर्मल ऑपरेशन हमेशा इस रेंज में हम लोग कराते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको पिछले बार जब मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू डिराइव करके लाए थे, ठीक है, पिछले बार जब मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू डिराइव करके लाए थे तो आप लोगों को बताए थे कि उस कंडीशन से एक फायदा हमें मिला। फायदा हमें क्या मिला कि स्लिप की किसी भी वैल्यू पे, यानी रोटर स्पीड की किसी भी वैल्यू पे हम लोग मैक्सिमम टॉर्क को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू को जब हमने डिराइव किया था, क्या वैल्यू आया था आपका मैक्सिमम टॉर्क का और किस कंडीशन पे आया था? तो कंडीशन था आपका जब आपका R2 S टाइम x2 के बराबर हो जाए तब आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता था। दूसरे शब्दों में यानी स्लिप R2 अपॉन x2 के बराबर हो जाए तब आपको मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिलता था। और कितना मिलता था तो हमने फाइंड आउट किया था, हमें मिलता था 3/2 पाई ns E2 स्क्वायर अपॉन 2x2, ठीक है। आपको स्पेशली ध्यान दिला के एक चीज बताए थे पिछले वाले में कि कंडीशन के समय हम लोग R2 को देखते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लिप पे R2 को वेरी करा के इसके बराबर कर सकते हैं S टाइम x2, यानी S और x2 के प्रोडक्ट के बराबर R2 को वेरी करा के कर सकते हैं और हर उस समय हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। तो देखो अगर आपका कर्व ये है, आपको मैक्सिमम यहां मिल रहा है, ठीक है, ये किसका कर्व है? मान लो आपका रोटर रेजिस्टेंस यानी R2 आपका जब R के बराबर हमने रखा और सपोज करो कि ये कर्व हमें मिल रहा है, हमें मैक्सिमम यहां मिल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, लोड बढ़ गया, स्लिप बढ़ गया, स्लिप बढ़ गया तो आपका कर्व अब डाउन हो रहा है, यानी टॉर्क आपका कम हो रहा है। इसी कर्व को अगर देखें तो टॉर्क कम हो रहा है। मान लो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे यहां जो स्लिप है, यहां पे देखा हमने कि हमारा टॉर्क अब कम हो गया, लेकिन अगर हम R2 को इंक्रीज कर दें इसी कर्व में, इसी कर्व में अगर R की वैल्यू को बढ़ा के हम 4R के बराबर कर दें तो ये कर्व अब इस कर्व के इक्विवेलेंट हो गया, यानी इस स्लिप पे भी हमें टॉर्क मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो कल बताए थे मैथमेटिकल इक्वेशन से, आज ग्राफिकली देखिए। कल बताए थे ना कि ये कंडीशन में हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलता है और टॉर्क की वैल्यू ये मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये वाला कर्व लेके चल रहे हैं, टॉर्क हमें मैक्सिमम मिला, ठीक है। कब मैक्सिमम मिला? जब स्लिप की वैल्यू ये थी। जब स्लिप की वैल्यू को इससे भी ज्यादा इंक्रीज किए तो टॉर्क डिक्रीज करने लगा। अब मान लो इतने स्लिप पे टॉर्क कम होके इतना पहुंच गया, लेकिन हमको टॉर्क बढ़ा देना है, टॉर्क इंक्रीज कर देना है, तो हम क्या करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के इस वक्त जो स्लिप इनटू x2 का जो प्रोडक्ट है इसके बराबर कर देंगे तो हमको फिर मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। यानी अगर रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम इतना कर देते हैं तो देखो इसके बराबर फिर मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होते होते मान लो यहां पहुंच गई, सॉरी स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होते होते और टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होते होते टॉर्क डिक्रीज हो गया, इतना हो गया। अगर हमको यहां भी मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, यानी पहला वाला कर्व का टॉर्क डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? स्लिप के बढ़ने के कारण, यानी स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क डिक्रीज हो रहा है, स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क डिक्रीज हो रहा है। बढ़ते बढ़ते स्लिप के बढ़ते बढ़ते टॉर्क मान लो डिक्रीज होके इतना आ गया इस पॉइंट पे, स्लिप बढ़ के इस पॉइंट पे पहुंचा, टॉर्क डिक्रीज होके यहां पहुंच गया। यहां फिर हमको अगर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, इस पर्टिकुलर स्लिप और x2 के प्रोडक्ट के बराबर रेजिस्टेंस को बढ़ा के कर दें, मान लो इसके तरह रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम 6R कर दें तो फिर से हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। तो जो पिछले बार आपको बताए थे कि रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके किसी भी स्लिप पे हम टॉर्क को मैक्सिमम बना सकते हैं, ठीक है। यानी रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके किसी भी स्लिप पे, और कैसे बनाएंगे, तो स्लिप इनटू x2 के प्रोडक्ट के बराबर रोटर रेजिस्टेंस को कर देंगे, यानी रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करा के किसी भी स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल सकता है। हाँ, एक चीज और बताए थे
कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू जो मिलेगी ना वो सबका बराबर होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो देखो हर बार बराबर ही मिल रहा है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, ठीक है, हर बार हमें बराबर ही मिल रहा है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। यानी रोटर रेजिस्टेंस को वैरी करा के अलग अलग स्लिप पे हमको अलग अलग मैक्सिमम टॉर्क मिल सकता है, लेकिन हर बार मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू बराबर होगी। देखो एक बराबर है सारे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो आज फिनिश करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे।